हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं MPSI जेल प्रेरी की इंग्लिश क्लास नंबर 8। आई होप इसके पहले जो 7 वीडियोस हैं वो आपने देख लिए होंगे। इसके पहले हमने नाउन चैप्टर पूरा कर दिया है, आर्टिकल भी पूरा कर दिया है, दोनों की भरपूर एक्सरसाइज भी हमने आपको दे दी है। आगे और भी एक्सरसाइज आएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक्सरसाइज तो इतनी दे देंगे कि बिल्कुल पगला जाओगे आप, मतलब पगला नहीं जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, खुशी में पगला जाओगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है आपको, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षाओं में, बहुत ही आड़े टेढ़े और घुमा फिरा के सवाल देते हैं, लेकिन चिंता नहीं, हम सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, सारे रूल्स देखने वाले हैं। एक एक रूल को आप लिख लीजिएगा अच्छे से और एग्जाम्पल्स को समझ लीजिएगा। फिर एक्सरसाइज का वीडियो भी आएगा, प्रैक्टिस भी करेंगे जम के बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। भाई, जैसे आपने हिंदी में कुछ सेंटेंसेस शायद सुने होंगे, ज़रा एक बार देख लीजिए कौन से सेंटेंसेस हैं। मम्मी खाना बना रहा है, पापा ऑफिस गई है, मैं जॉन है, मेरा नाम जॉन हूँ। कुछ अजीब लग रहा है? क्या अजीब लग रहा है? आप सोचेंगे कि इसमें क्रिया बड़ी अजीब लग रही है ना। हाँ, इसी को तो कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि आपने सब्जेक्ट के साथ कोई गलत क्रिया लगा दिए तो सेंटेंस गलत भी हो जाएगा और बड़ा फ़नी भी हो जाएगा और पिटने के चांसेस भी हैं। यदि हम ये बोल दें कि पापा ऑफिस गई हैं, है ना, तो वो तो आते ही साथ फिर हमको बना देंगे, जो भी बना सकते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे हिंदी में हो रहा ना, वैसे इंग्लिश में भी होता है। आपको सब्जेक्ट में सही क्रिया लगानी है, और वो सही क्रिया हम कैसे चुनेंगे? पर्सन और नंबर से। हाँ, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जो पर्सन नंबर है ना, वो एक जैसा होना चाहिए, तभी वो बैलेंस होता है, तभी उसका अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट मतलब क्या? सहमति होती है भाई। हाँ, तो इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो चलो, सबसे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाएंगे। आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, सब बताएंगे। पूरे धैर्य के साथ बैठें, नोटबुक पेन लेकर बैठें, नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं हम पर्सन और नंबर क्या होता है, क्योंकि इसी से हमें डिसाइड करना है कौन सी वर्ब आएगी। देखो, नंबर हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा था, 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर किसी शब्द से एक की बात हो तो वह सिंगुलर है, और यदि किसी शब्द से एक से ज़्यादा की बात हो तो वह प्लूरल है। जैसे आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। आई एक शब्द है, प्रोनाउन है। आई का प्लूरल क्या होता है? वी, है ना। जैसे हिंदी में मैं का प्लूरल होता है हम, तो इंग्लिश में आई का प्लूरल होता है वी। फिर देखो, यू का प्लूरल यू, ही का प्लूरल होता है दे, शी का होता है दे, इट का भी होता है दे, यानी ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल होता है दे। चाहे एक से ज़्यादा पुरुष हो, एक से ज़्यादा स्त्री हो, एक से ज़्यादा जानवर हो, एक से ज़्यादा नॉन लिविंग नाउन हो, निर्जीव वस्तु हो, हम उसमें दे लगाते हैं। यहाँ तक कि अगर एक पुरुष और एक महिला है तब भी दे लगाएंगे। इसी तरह देखो, दिस का प्लूरल होता है दीज, है ना। शब्दों को पहचानना सीखना हमको। दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। वन का प्लूरल होता है वंस। सच का सच रहता है, जैसे यू का यू रहता है ना। और नाउन हमने पढ़ा ही था चैप्टर, आपने अगर देखा हो, मैन का प्लूरल है मैन, वुमन का है विमेन, यानी ए एन को ई एन कर दे रहे हैं। इसी तरह चाइल्ड का है चिल्ड्रन। तो ये सब हमने नाउन चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन बस मैं आपको हल्का फुल्का बता रहा था ताकि आप देखें कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। नंबर इसी को कहते हैं, और हमें सेंटेंस देखकर पहचानते बनना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और सब्जेक्ट पहचानते भी बनना चाहिए। सब बताएंगे आपको, चिंता नहीं करना, सारे रूल्स देखेंगे। अब जरा पर्सन की बात करते हैं। ठीक है,
देखो पर्सन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हिंदी में? व्यक्ति, और ग्रामर में भी इसको क्या बोलते हैं? पुरुष। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो पुरुष है, ये जो पर्सन है, ये कोई वास्तविक पर्सन नहीं है। ये कोई हमारे और आपके जैसे हाड़ मांस के बने हुए पर्सन नहीं हैं। ये काल्पनिक हैं, ये शब्दों में पाए जाते हैं। जिन लोगों ने ग्रामर बनाई उन्होंने 3 काल्पनिक व्यक्ति सोचे। पहले व्यक्ति को नाम दे दिया फर्स्ट पर्सन, दूसरे व्यक्ति को नाम दे दिया सेकंड पर्सन, और तीसरे व्यक्ति को नाम दे दिया थर्ड पर्सन। देखो नाम भी कितने सरल रखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आज अगर किसी के 3 बच्चे हों तो क्या वो ऐसा नाम रखेगा कि मेरे पहले बच्चे का नाम है फर्स्ट चाइल्ड, दूसरे बच्चे का नाम है सेकंड चाइल्ड, तीसरे का भैया मत बताओ, समझ गए। लेकिन देखो यहाँ पर नाम बड़े सरल रखे ताकि हम भूलें ना। अब ये पहचानते कैसे हैं, देखते हैं। ऐसे शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए लगाए, स्वयं के लिए लगाए, उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे आई और वी। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति इनसे अपनी बात करेगा, है ना। और आई और वी में क्या अंतर अभी हमने देखा? आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। आई मतलब मैं, वी यानी हम। वैसे तो हिंदी में कई बार एक अकेला व्यक्ति भी अपने आप को हम बोल देता है बोलचाल में, लेकिन उसका आप बुरा मत मानना। हाँ, उससे लड़ना नहीं कि भैया हम कि मैं है, मैं की औकात नहीं है हम, ऐसा डायलॉग मत मारना आप, है ना। वो ऐसा बोल देते हैं, रॉयल लैंग्वेज है, राजशाही परिवार से चली आ रही है। कई बार एक अकेला व्यक्ति नहाने जाता और कहता है अब हम नहाने जा रहे हैं, जैसे कि पूरी बारात लेके जा रहा है। लेकिन उससे अर्थ मत निकालो। आई सिंगुलर है इंग्लिश के हिसाब से, वी प्लूरल है इंग्लिश के हिसाब से। हिंदी से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? देखो सेकंड पर्सन होता है ऐसे शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले के लिए लगाए। सामने वाले के लिए मतलब जिससे बात चल रही है, जिससे वो बोल रहा है, उसके लिए लगाए, है ना, तो उसे कहते हैं हम सेकंड पर्सन। इसमें केवल एक ही शब्द आता है यू, हाँ, और यू का प्लूरल भी रहता है यू, ये सेकंड पर्सन है। अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन का अर्थ होता है जब बोलने वाला व्यक्ति ना तो अपनी बात करे, ना ही सामने वाले की बात करे, किसी और की बात करे, तो वो जो कोई और है वो थर्ड पर्सन है, वो तीसरा व्यक्ति है। जैसे ही, शी, इट और दे, ये क्या हैं? थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट सिंगुलर है और प्लूरल हो गया दे। अभी हम इसी में पहचानना सीख रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रोनाउन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। क्यों बोलते? क्योंकि सब्जेक्ट में आते हैं और पर्सन की बात करते हैं, इसलिए पर्सनल, है ना, मतलब पर्सनली लग जाते हैं एक तरीके से, इसलिए बोलते हैं। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, यहाँ पर हमने पर्सन नंबर देखा। ये जो इस तरफ के सारे शब्द हैं आई, यू, ही, शी, इट, ये सिंगुलर हैं, और वहाँ देखो आप क्या है? वी, यू और दे, ये प्लूरल है। इन्हीं के हिसाब से हमको देखना है कि वर्ब कैसे आती है। लेकिन इनके अलावा भी सभी जगह पर्सन नंबर होता है। कैसे पहचानना है? बहुत आसान है। देखो अगर किसी ने बोला, मान लीजिए कि इंडिया एक संपन्न देश है, इंडिया एक संपन्न देश है, तो इसमें जो इंडिया है ये कौन सा पर्सन है? ज़रा सोच के बताओ। मतलब कैसे बताओगे? हम ही बता देंगे, फिर भी सोचो तो। इंडिया थर्ड पर्सन है। कैसे? क्योंकि इंडिया शब्द से मैं अपनी बात नहीं कर रहा और मैं सामने वाले की यानी कि आपकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। इंडिया से मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया थर्ड पर्सन हुआ। और इंडिया एक है तो सिंगुलर है। ऐसे पहचानना है हमको, है ना। इसी तरह ज़रा एक और सेंटेंस देखो। यदि मान लो किसी ने कहा कि माय फादर इज़ गोइंग टू भोपाल, मेरे पापा भोपाल जा रहे हैं। इसमें ये जो सब्जेक्ट है माय फादर, ये कौन सा पर्सन है?
सोचो सोचो, ये भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, फादर की बात कर रहा हूँ। ये भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है ना, सिंगुलर है भैया। तो ऐसे पहचानना है आपको, हमेशा देखो बात किसकी हो रही है। और एक बात हम आपको बता दें, बहुत ही रहस्य की बात बता दें, ये जो प्रोनाउन मैंने आपको बताया ना, है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, याद रखो इनके अलावा जितने भी शब्द आ जाते हैं ना वो थर्ड ही होते हैं, थर्ड पर्सन ही होते हैं, है ना, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इसके अलावा कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है। अगर है भी तो वो इन्हीं का रूप है भी तो वो इन्हीं का रूप है। जैसे आई से क्या बनता है, मी, वी से क्या बनता है, अस, तो वो इन्हीं का रूप है। इसी तरह सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, है ना, थर्ड पर्सन लिखा हुआ है ही, शी, इट, दे, और इसके अलावा कोई भी शब्द आ जाए वो थर्ड पर्सन ही होता है। अब आप सोचोगे कि भैया हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पर्सन नंबर क्यों पढ़ रहे हैं? भाई इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट और वर्ब को बैलेंस करना है। कैसे करते हैं देखो, कौन कौन सी वो संभावित क्रियाएं हैं जो आ सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम नियमों पर आएंगे और आपको एक एक नियम को लिखना है बहुत ध्यान से। कौन कौन सी वो संभावित क्रियाएं हैं देखो, इंग्लिश में 3 परिवार होते हैं क्रियाओं के, ठीक है, 3 परिवार होते हैं केवल। कौन कौन से 3 परिवार होते हैं यहाँ पर स्क्रीन में सामने आ जाएगा, मैं लगा दूंगा जादू से। देखो पहला है बी वर्ब्स, दूसरा है एक्शन वर्ब्स और तीसरा होता है पजेसिव वर्ब्स। ये 3 क्रियाएं होती हैं, इनको हम डिटेल में टेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हल्का फुल्का समझ लो जो जो हमारे काम का है। अब ज़रा देखो गौर से, बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म क्या है, तो बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है एम इज़ आर। अब एम इज़ आर है मतलब 3 क्रिया है ना, या तो एम आएगा या फिर इज़ आएगा या फिर आर आएगा। गौर किया आपने, तो एम आएगा या फिर इज़ या फिर आर, कैसे पता चलेगा, पर्सन नंबर से पता चलेगा, अभी हम बताएंगे आपको। फिर देखो बी वर्ब का पास्ट क्या है, वॉज या वर, तो यानी वहाँ पर या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर। अच्छा, और इसके अलावा देखो बी वर्ब में और कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी जगह सब एक एक शब्द हैं, जहाँ एक एक हैं वो तो सब जगह आएगा, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो। अब देखो एक्शन वर्ब में देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट फॉर्म गो या गोज़, यानी गो आएगा या फिर गोज़ आएगा। आप गो की जगह कोई भी क्रिया ले लो, कम या कम्स, ईट या ईट्स, ड्रिंक या ड्रिंक्स, रन या रन्स, कोई भी क्रिया आप ले सकते हो। 2 ऑप्शंस बस हैं आपके पास, सब बताएंगे अभी। नीचे देखो पॉजिटिव वर्ब में क्या लिखा, हैव या फिर हैज़, तो या तो हैव आएगा या फिर हैज़ आएगा। तो ये है वो संभावित क्रियाएं, इनके अलावा और कोई क्रिया नहीं है भैया, है ना। तो चलो देखते हैं सबसे पहले बी वर्ब्स। अब बी वर्ब्स का प्रेजेंट टेंस होता है एम, इज़, आर। एम कहाँ आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में। इज़ कहाँ आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। और आर कहाँ आता है, प्लूरल में। हाँ, चाहे कोई सा भी पर्सन हो, अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो आर लगेगा। ठीक है, कैसे, चलो चेक करते हैं। देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो आई एम। ठीक है, अब देखो इज़ लगाएंगे, इज़ क्या कहाँ पर आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर, तो ही इज़, शी इज़, इट इज़। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो आर कहाँ आएगा, प्लूरल में, तो वी आर, यू आर, दे आर, है ना। अब आप सोचोगे कि यार यू तो 2 हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो दोनों में आर क्यों आएगा, दोनों में आर आएगा। याद रखो यू चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, है ना, उसमें लगेगा आर। क्यों लगेगा, सम्मान की खातिर। अंग्रेज सामने वाले को सम्मान देता है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगाता है। अब आप सोचोगे प्लूरल वर्ब देने से क्या सम्मान मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। हाँ, हिंदी में भी तो लगाते हैं। पापा बाज़ार गया है नहीं बोलते हैं, पापा बाज़ार गए हैं, है ना। ये गए हैं क्या है, प्लूरल, है ना। पापा आ रहा है बोलते हो या पापा आ रहे हैं, क्या बोलते हो, पापा आ रहे हैं। ये जो हैं है ना बिंदी वाला, यही तो प्लूरल है।
सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान देने के लिए होता भैया ऐसा समझ के चलो, ठीक है। अच्छा अब देखो ये हो गई बी वर्ब्स। अब बी वर्ब का प्रेजेंट के बाद देखो पास्ट। पास्ट में है वॉज या वर, बहुत आसान है वॉज या वर लगाना। वॉज लगता है सिंगुलर में, वर लगता है प्लूरल में। देखो आई वॉज, वी वर, यू वर, देखो दोनों में प्लूरल है ना। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और वहाँ पर दे वर, है ना। नोट करते चलो। और ये बहुत सारी क्रियाएं हो रही, चिंता मत करना, अभी शॉर्ट ट्रिक भी देंगे आपको, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो, है ना। चलो अब एक्शन वर्ब ले लो। गो या गोज लगाते हैं। आप गो या गोज की जगह कोई भी क्रिया ले सकते हो, कम या कम्स, ईट या ईट्स, अभी बताए थे ना, कोई भी क्रिया ले सकते हो, वैसी लगेगा। तो देखो गोज कहाँ पर आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब भी किसी तीसरे की बात हो, याद रखो तीसरा यानी थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो क्रिया में एस लगेगा, है ना। चलो लगा के देखो। और बाकी जगह गो लगा दो, बाकी जगह गो लगेगा। जैसे आई गो, वी गो, यू गो, और वो प्लूरल वाला भी यू गो, ही गोज, शी गोज, इट गोज, और वहाँ देखो दे गो, है ना। चलो पॉसेसिव वर्ब्स देख लेते हैं, हैव और हैज़। हैज़ कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे गोज लग रहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर, और बाकी जगह हैव लगा दो। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दोनों में ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, और दे हैव, है ना। घबराना नहीं इतना सारा देख के, अभी सब आसान हो जाएगा भैया, चिंता मत करना। मैंने कहा है पहले भी आपको कि असली जो परीक्षा की घड़ी है वो परीक्षा में नहीं आएगी, अभी है, अभी तैयारी में। असली कष्ट परीक्षा में नहीं होता है, असली आपकी जो अग्नि परीक्षा है वो आपके घर में है, आपकी तैयारी में है, आपके धैर्य में है, आपके अनुशासन में है। तो अभी सब आसान करने वाले चिंता नहीं करो, बस आप नोट कर लें ज़रूर इनको, और चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा और कोई क्रिया नहीं आती, पहले तो आप ये समझ लो। या तो वहाँ एम इज़ आर होगा, वॉज वर होगा, गो या गोज होगा, कम या कम्स, ईट या ईट्स, कोई भी एक्शन वर्ब ले लो आप, और हैव या हैज़ होगा। इसके अलावा कोई क्रिया नहीं आती, आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हैव हैज़ का पास्ट होता है हैड। अब हैड तो सब में आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। गो गोज का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो वो तो सब में आता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसलिए केवल ये क्रियाएं हैं। अब इसको सरल बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सरल बनाते हैं। ज़रा गौर करो, इज़, गोज और हैज़, इनमें क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रही, ज़रा ध्यान से देखो अपनी दिव्य दृष्टि से। तीनों में एस है, गौर करो, तीनों के आखिरी में क्या है, एस। और याद रखो एस बराबर सिंगुलर, ये तीनों सिंगुलर में आते हैं, तीनों थर्ड पर्सन में आते हैं, याद रखो। यानी जहाँ जहाँ एज आता है वहीं वहीं गोज, वहीं वहीं हैज़ आता है। और गौर करो वॉज या वर में से वॉज में भी क्या है, एस है, वॉज सिंगुलर है, एस बराबर सिंगुलर, याद रखो दिमाग में। बस इतना याद रखो कि ये जो इज़, गोज और हैज़ है ये सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन के लिए, हाँ थर्ड पर्सन के लिए है। नहीं तो कल को आप बोलोगे आई गोज, आई में नहीं आता गोज, हाँ क्यों नहीं आता, क्योंकि आई तो फर्स्ट पर्सन है। एक बात बताओ, आई में एज आता है क्या, है, आई में एम आता है, तो आई एम। तो आप एम इज़ आर से चेक कर लिया करो। चलो चेक कैसे करते मैं बताता हूँ आपको। देखो मान लो एक सब्जेक्ट हमने ले लिया यहाँ पर माय फादर। अब बताओ माय फादर में एज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा, क्या आएगा, सही होगा माय फादर इज़ में एस है। इसी तरह माय फादर गोज़, माय फादर हैज़, देखो कितना आसान है ना। अच्छा मैनी पीपल में क्या आएगा, मैनी पीपल इज़ या फिर आर आएगा, है ना। तो मैनी पीपल गो, मैनी पीपल हैव। इस तरीके से आपको चेक करना है
कि जिस क्रिया में एस है समझ लो वो सिंगुलर है। ठीक है, तो देखो कितना आसान है, क्रिया में एस है मतलब वो सिंगुलर है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैं आपको नियम बताऊंगा। ठीक है, एक एक नियम को फिर आप लिख लेना। पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमने जो अब तक पढ़ा है उसके आधार पर। मान लो सेंटेंस है जबलपुर ब्लैंक आ बिग सिटी, तो यहाँ पर इज आएगा या फिर आर आएगा, जल्दी से सोचो। इज बिल्कुल सही, क्या आएगा, जबलपुर इज अ बिग सिटी। अब इज क्यों आया, क्योंकि जबलपुर एक है और एक है तो हमें वहाँ पर एस चाहिए। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। द पीपल ऑफ जबलपुर ब्लैंक वेरी हम्बल। हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। द पीपल ऑफ जबलपुर ब्लैंक वेरी हम्बल, तो एज आएगा या फिर आर, आर बिल्कुल सही। देखो यहाँ जबलपुर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, लोगों की, और लोग कितने हैं, एक से ज़्यादा, तो आर। ठीक है, इसी तरह राजू ब्लैंक आ प्रॉब्लम, तो हैव आएगा कि हैज़, हैज़, क्योंकि राजू कितने हैं, एक है ना, तो राजू हैज़। ठीक है, अच्छा फिर ये देखो माई फ्रेंड ब्लैंक टू माई होम इन द इवनिंग, तो कम या कम्स, कम्स, क्योंकि माई फ्रेंड एक है, सिंगुलर है, तो क्रिया में एस चाहिए। यही तो पूरा खेल है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं रूल्स। एक एक रूल को बहुत ध्यान से नोट करें, समझें, केवल नोट नहीं करना है, समझना आपको कॉन्सेप्ट को कि कहाँ पर सिंगुलर है कहाँ पर प्लूरल है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखना है, और मैं कुछ प्रश्न भी आपको बताऊंगा और एक्सरसाइज का वीडियो अलग से आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ स्क्रीन में आपके सामने रूल आते जाएंगे और आप उनको नोट करते जाइए। पहला रूल है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, नियर, अंडर, बिहाइंड, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी प्रेपोजिशन से जोड़ा जाता है तो वर्ब का सिलेक्शन हमेशा प्रेपोजिशन के पहले रखे हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है। अब इसका क्या अर्थ है, देखो, जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में एक नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए और उस नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद आपको क्या मिल जाएगा, इन, ऑन, एट, ऑफ, कुछ भी मिल सकता है, तो क्रिया लगेगी जो भी पहले रखा हुआ है, जो भी प्रेपोजिशन के पहले नाउन रखा है उसके अनुसार क्रिया लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी हमने एक देखा था ना, द पीपल ऑफ जबलपुर आर वेरी हम्बल, तो देखो ऑफ के पहले क्या लगा है, पीपल, इसीलिए यहाँ पर आर आया। और देखो एग्जाम्पल, द बिहेवियर ऑफ सम चिल्ड्रन इज़ वेरी स्ट्रेंज। अब इज़ क्यों आया, बच्चों की बात नहीं हो रही, बच्चों के बिहेवियर की बात हो रही है, तो ऑफ के पहले देखो क्या है, बिहेवियर। कुछ बच्चों का व्यवहार बहुत अजीब है, बच्चे अजीब नहीं हैं, सींग नहीं लगे उनके, बच्चे अजीब नहीं हैं, बच्चों का व्यवहार। इसी तरह देखो, द बुक्स ऑन द टेबल आर वेरी एक्सपेंसिव, द बुक्स ऑन द टेबल आर वेरी एक्सपेंसिव। इसी तरह ना कभी कभी आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, लेकिन वर्ब याद रखो, वर्ब लगती है अल्टीमेटली सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी सब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। द कैप्टन्स कॉमेंट्स पब्लिश्ड इन वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग द अपकमिंग फाइनल मैच वॉज या वर हाईली प्रेज्ड। क्या लगेगा, सोचो। सही आंसर है वर, क्योंकि ये प्लूरल है। भाई किसकी प्रशंसा की गई, कैप्टन के कमेंट्स की, कैप्टन ने जो टिप्पणियाँ की थी ना उनकी बात हो रही है। तो देखो कितनी दूर आ गया, जबकि बीच में क्या जुड़ गया, पब्लिश्ड इन वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग द अपकमिंग फाइनल मैच। अब मैच देखोगे तो ऐसा लगेगा सिंगुलर है, तो मैच में वॉज आना चाहिए, लेकिन मैच की तारीफ नहीं हुई है। कैप्टन ने जो कमेंट्स दिए थे और वो कमेंट्स पब्लिश हुए न्यूज़पेपर में, उनकी बात हो रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं रूल नंबर 2।
जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल देखो, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। तो सोना एक धातु है, सिल्वर एक धातु है, दो धातु हो गई, मतलब प्लूरल हो गया। तो सोना और चांदी अनमोल धातुएं हैं। इसी तरह देखो, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। तो देखो डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट, क्योंकि फायर एक एलिमेंट है और वाटर एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट्स हो गए, है ना। फिर देखो, आर योर फादर एंड मदर एट होम। क्या आपके पापा और मम्मी घर पर हैं? तो यहाँ दोनों की बात हो रही है। फिर देखो, माई ब्रदर एंड आई आर इन द सेम क्लास। मेरा भाई और मैं एक ही कक्षा में हैं। अब देखो, हमें आई एम की आदत होती है कि आई के साथ एम आता, लेकिन यहाँ आर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि साथ में ब्रदर को भी ले रहे हैं, एंड से जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, तथा एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, पहले वाले नियम से कितना अलग हो गया। इसमें भी एंड से जोड़ते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होते, दो अलग अलग वस्तु नहीं होते, बल्कि ये एक ही की बात करते हैं, सिंगुलर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, द नॉवलिस्ट एंड पोएट इज़ डेड। उपन्यासकार और कवि मर गए। अब जरा गौर करो, यहाँ पर उपन्यासकार और कवि दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। एक ही व्यक्ति उपन्यासकार भी है और एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति कवि भी है। कैसे पता चलेगा दोनों एक ही हैं? देखो, एक ही बार आर्टिकल लगा है द। अगर दो अलग अलग व्यक्ति होते तो दोनों में द लगता ना, द नॉवलिस्ट एंड द पोएट। इस तरह देखो, अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक काली और सफ़ेद गाय खेत में चर रही है। तो यहाँ दो गाय नहीं है, काली और सफ़ेद, एक ही गाय है और वह काली भी है, सफ़ेद भी है। कैसे पता एक ही है? क्योंकि आर्टिकल एक ही आया है। यहाँ आर्टिकल का बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर यहाँ पर हो जाता अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, तो दो अलग अलग गाय हो जाती ना, एक काली और एक सफ़ेद। ठीक है ना। इसी तरह आप देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर, यानी घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर हैं। तो घोड़ा अलग और गाड़ी अलग नहीं है भैया, दोनों एक ही हैं, तांगा है, जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि एक ही बार दा लगा है। ठीक है ना। इसी तरह क्या होता है कि कुछ ना प्रोवर्ब्स होती हैं। यहाँ पर एक नोट आप बना लेना, नोट। कुछ प्रोवर्ब्स होती, कुछ कहावतें होती हैं जिनमें ना सिंगुलर वर्ब ही आती है, याद रखो। हाँ, उसमें भी एंड से जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहती है। कौन कौन सी प्रोवर्ब्स हैं देखो, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है, लिख लेना अच्छे से। फिर है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। देखो विंस आ रहा है इसमें, वो आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। फिर देखो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी रात को जल्दी सोने से, सुबह जल्दी उठने से मनुष्य धनवान, बुद्धिमान और स्वस्थ बनता है। ये भी बच्चों की एक कहावत है, बच्चों को पढ़ाई जाती पोएम है। ठीक है, चलिए अब आप एक और नोट लिख लीजिए। ज़रा इन दोनों वाक्यों को गौर से देखो, क्या है, द नॉवलिस्ट एंड पोएट इज़ डेड, और दूसरा है द नॉवलिस्ट एंड द पोएट आर डेड। एक में इज़ लगा है, एक में आर लगा है। ऐसा क्यों? देखो अभी मैंने आपको बताया था, पहले वाले सेंटेंस में दोनों व्यक्ति एक ही हैं, वो उपन्यासकार भी है और वो कवि भी है, इसलिए सिंगुलर है। लेकिन दूसरे वाले में दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए, तो देखो आर आ गया, क्योंकि दो बार दा भी तो लगा है। यानी दो व्यक्ति सफ़र कर रहे होंगे कार से, एक उनमें उपन्यासकार था और एक उसमें कवि था, दोनों मर गए। तो देखो क्या आ गया इसमें, आर। यानी आपको क्या आर्टिकल से पहचानना है कई क्षेत्रों में। कभी कभी आर्टिकल काम आएगा, कभी नहीं आएगा। कब नहीं आएगा अभी हम बताएंगे, चिंता मत करना, है ना, सब्र करो। और देखो आप बताना क्या आएगा, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैव कम या फिर हैज़ कम। सही आंसर होगा हैज़ कम, क्योंकि देखो एक ही बार आर्टिकल है ना,
एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। फिर देखो, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हैव कम या फिर हैज़ कम, क्या आएगा? सही जवाब होगा हैव कम, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अलग व्यक्ति प्रिंसिपल है, अलग व्यक्ति डायरेक्टर है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, हम आर्टिकल से पहचान सकते हैं। इसी तरह इसको देखो आप, अ ब्लैक एंड वाइट काऊ इज़ ग्रेजिंग, और दूसरा है अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ आर ग्रेजिंग। ऊपर क्या कह रहा है? एक काली और सफ़ेद गाय चर रही है, और दूसरा कह रहा है एक काली और एक सफ़ेद गाय चर रही हैं। तो टोटल 2 गाय हो गई ना, एक काली और एक सफ़ेद है ना। तो इस तरीके से आपको इसको संभालना होगा, पहचानना होगा। इसमें आर्टिकल आपकी मदद करेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हमेशा आर्टिकल मदद नहीं करेगा। याद रखो, नियम आर्टिकल का नहीं है। नियम तो ये है कि जब भी आप 2 नाउन या 2 से ज़्यादा नाउन को एंड से जोड़ोगे और दोनों एक ही की बात करें, दोनों एक यूनिट की बात करें, तो सिंगुलर है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, ब्रेड एंड बटर इज़ माई ओनली फूड। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ब्रेड और बटर जो है वो मेरा एकमात्र भोजन है। मैं हमेशा क्या फूड लेता हूँ? ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर को फूड माना गया। फूड तो सिंगुलर है, इसलिए देखो सिंगुलर वर्ब आई है ना। या किसी ने कहा, मान लो कि ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेड एंड बटर। तो दोनों मिल के उसका नाश्ता बन रहे हैं, इसीलिए वो सिंगुलर है। तो यहाँ देखो आर्टिकल काम नहीं आ रहा है। तो आर्टिकल आपको ज़्यादातर जगह काम आ जाएगा, लेकिन हर जगह काम नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, एवरी तथा ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब भी सिंगुलर रहती है। हमने नाउन चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि ईच और एवरी में सिंगुलर नाउन आता है, क्योंकि ईच और एवरी का मतलब होता प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब होता प्रति धन एक, तो सिंगुलर वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन सफिशेंट टाइम टू राइट द आंसर्स, प्रत्येक विद्यार्थी को पर्याप्त समय दिया गया उत्तर लिखने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं रूल नंबर 5। जब एंड से जुड़े सब्जेक्ट में, ठीक है, मान लो एंड से आप जोड़ रहे हो ईच और एवरी के, तब भी सिंगुलर वर्ब आएगी। हाँ, कंफ्यूज मत होना। अगर वहाँ ईच और एवरी लिखा है, फिर भले वहाँ एंड आ जाए, कितने भी नाउन आ जाएं, सिंगुलर ही रहेगा। एग्जाम्पल देखो, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज डांसिंग। देखो यहाँ पर वॉज आया है, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज डांसिंग, वर नहीं आएगा। आप बॉय और गर्ल से कंफ्यूज मत होना, एवरी की वजह से सिंगुलर आ रहा, आपको एवरी से पहचानना होगा। इसी तरह देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रिवॉर्डेड। देखो सिंगुलर है, वॉज लगा है, क्रिया में एस है, मतलब सिंगुलर है। एक और एग्जांपल देखो, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड इज़ हैप्पी। हर पुरुष, महिला और बच्चा सुखी है। तो सुखी हैं नहीं बोलते, सुखी है। खैर हिंदी से हमको चेक नहीं करना है, इंग्लिश के रूल देखना है। तो जब भी ईच और एवरी का प्रयोग हो और वो एंड से जुड़े हों, चाहे कितने भी नाउन आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। अब देखते हैं रूल नंबर 6, आइदर और, नाइदर नॉर तथा नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग सब्जेक्ट में करते समय वर्ब का चयन बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है। समझो इसको क्या है ये। देखो 3 है बस, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी ये सब्जेक्ट में आ जाएं तो देखो बाद में कौन सा नाउन है। बाद में मतलब जैसे आइदर और है तो और के बाद देखो क्या है, नाइदर नॉर है तो देखो नॉर के बाद क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है तो बट ऑल्सो के बाद क्या है। जो भी बाद में नाउन है या प्रोनाउन है उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे एग्जांपल देखो, आइदर यू और आई एम मैड। आइदर यू और आई एम मैड, यानी या तो तुम या मैं पागल हैं। तो यहाँ देखो बाद में क्या लगा, आई, इसलिए हमने एम लगाया। अगर हम इसको पलट दें, अगर हम बोलें आइदर आई और यू आर मैड, देखो आर लग गया, क्यों? क्योंकि बाद में यू है। तो जो भी बाद में है
है ना। इसी तरह देखो, नॉट ओनली आई बट ही हैज़ ऑल्सो मेड द सेम मिस्टेक, ना केवल मैंने बल्कि उसने भी वही गलती की है। तो वहाँ पे आई तो है लेकिन हम ही के हिसाब से क्रिया लेंगे, हैज़। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7, आइदर, नाइदर, एनी, नन। देखो 4 शब्द हैं, कौन कौन से? आइदर, नाइदर, एनी, नन का प्रयोग जब भी सब्जेक्ट में होगा तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर आर 2 पेन्स इन द पेन स्टैंड। पेन स्टैंड में 2 पेन्स हैं। आइदर इज़ ब्लैक, उन 2 में से एक ब्लैक है। आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, आई हैव 2 सन्स, नाइदर इज़ एबल टू डू दिस वर्क। मेरे 2 पुत्र हैं और उनमें से कोई भी इस काम को करने के योग्य नहीं हैं। नाइदर का मतलब होता 2 में से कोई नहीं, ठीक है। आइदर यानी 2 में से कोई एक और नाइदर यानी 2 में से कोई नहीं। ये पूरा खेल 2 का है, याद रखो। और एनी और नन में क्या होता है? 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हम अगले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमको फोकस करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अगला देखते हैं रूल नंबर 8, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये हमने उसमें नाउन चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं ध्यान से देख लो, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ। इनके बाद हमेशा कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। लेकिन वर्ब कैसी रहती है? वर्ब रहती है सिंगुलर। चलो एग्जाम्पल देख लीजिए ध्यान से। ईच ऑफ देम, देखो देम क्या है? प्लूरल है। ईच ऑफ देम वॉज गिवन द मनी इक्वली, यानी उनमें से हर किसी को बराबर मात्रा में पैसे दिए गए, इक्वली पैसा दिया गया। फिर है नन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एबल टू स्पेल द वर्ड, यानी उन विद्यार्थियों में से कोई भी उस शब्द की स्पेलिंग बताने में समर्थ नहीं था। तो गौर करो, ऑफ के बाद हमने क्या लिया? प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। ये हमने नाउन चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। देखो कितनी सारी कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 9, जब किसी कलेक्टिव नाउन को सिंगल बॉडी या सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परंतु जब इसके इंडिविजुअल मेंबर्स का अर्थ प्रकट हो तो प्लूरल वर्ब आ जाती है। तो यह रूल भी हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा था, यदि आपको याद हो। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे ज्यूरी, टीम, कमिटी, क्लास, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें अगर यूनैनिमिटी का एहसास हो। यूनैनिमिटी का मतलब होता है एक मत, यानी वो सहमत हैं, या सिंगल बॉडी की बात हो, सिंगल यूनिट की बात हो तो सिंगुलर वर्ब आती है। और जब उसमें हम अलग अलग डिवीज़न की बात करें, इंडिविजुअलिटी की बात करें तो प्लूरल हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, ज्यूरी ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो मिलकर दिया ना। अब मिलकर दिया मतलब वो यूनैनिमस हैं, एक मत हैं। तो देखो हैज़ में एस लगा है, हैज़ सिंगुलर है। और साथ में गौर करो इट्स है, इट्स भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर यहाँ इट्स की जगह देयर दे दें तो वो प्लूरल होता, गलत है, ठीक है। यानी उसका जो एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको, ये हम आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव चैप्टर में। अगला देखो, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब गौर करो यहाँ आर आ गया, क्यों? क्योंकि ज्यूरी डिवाइडेड है। अब डिवीज़न का एहसास हो गया तो प्लूरल हो गया। और साथ में देखो यहाँ पे देयर लिखा है, इट्स नहीं आएगा इसमें, देयर ओपिनियंस, है ना। वो अपने अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड हैं। इसी तरह देखो, द टीम इज़ प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है तो मिलकर खेल रही है। द टीम आर टेकिंग टी, टीम चाय पी रही है ना। तो चाय तो एक साथ नहीं पिएगी, एक ही कप में अलग अलग पिएगी, ठीक है। अब यहाँ एक नोट आप कर लीजिए, एक नोट, अ वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन बराबर होता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्या है? एक कलेक्टिव नाउन आ जाएगा, फिर ऑफ रहेगा, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रहेगा, लेकिन वर्ब रहती सिंगुलर, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे। देखो जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज़ बीन हायर्ड, यानी म्यूजिशियंस का एक बैंड जो है वो किराए पर लिया गया, हायर किया गया है।
तो बैंड की बात हो रही है, म्यूजिशियंस की बात नहीं हो रही है। और इसमें वो नियम भी तो लग रहा जो हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन के पहले, है ना। प्रेपोजिशन के पहले जो शब्द है उसके हिसाब से क्रिया लगेगी। द पीपल ऑफ जबलपुर, याद होगा, अभी अभी पढ़ा था हमने, है ना। रूल नंबर 1 देख लेना आप। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ इज़ स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ देखो इज़ लगा, क्यों? क्योंकि बॉयज़ की बात नहीं हो रही, बॉयज़ के एक ग्रुप की बात हो रही है, वो ग्रुप एक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, विच, दैट, यहाँ तीनों का मतलब होता है जो की, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ भी आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब होती है उसका सिलेक्शन इसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है, ठीक है। जहाँ भी हु, विच, दैट हो और उसके बाद क्रिया है तो पहले देखो हु, विच, दैट के पहले क्या रखा हुआ, उसी के हिसाब से क्रिया लगती है। ये हमने आर्टिकल चैप्टर में भी पढ़ा था। जैसे देखो एग्जांपल देखो, यू हु आर माई सीनियर शुड टीच मी। देखो हु के बाद आर है, क्यों है? क्योंकि हु के पहले यू है, तो यू के हिसाब से हमने आर लगाया, इसमें इज़ नहीं आएगा। अगला देखो, वन हु वर्क्स इज़ बाउंड टू मेक अ फ्यू मिस्टेक्स। वन हु वर्क्स इज़ बाउंड टू मेक अ फ्यू मिस्टेक्स। अब वर्क्स क्यों आया? क्योंकि हु के पहले वन है और साथ में देखो इज़ भी लगा है। वो जो काम करता है कुछ गलतियां करने के लिए बाधित होता ही है, यानी जो काम करता है उससे गलतियां होती ही होती हैं। इसी तरह देखो, आई हु एम अ टीचर, आई हु एम अ टीचर विल हेल्प यू। मैं जो कि एक शिक्षक हूँ आपकी मदद करूँगा। देखो हु के बाद एम क्यों आया? क्योंकि हु के पहले आई लिखा हुआ है, तो बहुत ही आसान है। इसी तरह देखो, मान लो है द लेडी हु लिव्स बिसाइड माई होम। अब हु के बाद लिव्स क्यों है? क्योंकि हु के पहले लेडी है, लेडी एक है। द लेडी हु लिव्स बिसाइड माई होम इज़ सफरिंग फ्रॉम मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 करोड़ का सवाल है, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। शी इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स दैट हैव या फिर हैज़, ठीक है। शी इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स दैट हैव या फिर हैज़ रिटन ऑन विमेन एम्पावरमेंट अ ग्रेट डील। तो आपको बताना यहाँ पर हैव आएगा या फिर हैज़ आएगा, जल्दी से बताइए भैया। लेकिन आप बताओगे कैसे, यही तो समस्या है। कोई बात नहीं, सोच लो। देखो सही आंसर होगा यहाँ पर हैव। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने हैज़ सोचा होगा क्योंकि शी एक है, लेकिन गौर करो दैट के पहले क्या लिखा है? राइटर्स, और राइटर्स प्लूरल है तो हैव आएगा। यानी ये कह रहा है शी इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स, वह उन लेखिकाओं में से एक है, दैट हैव रिटन, जिन्होंने लिखा है। तो जिन्होंने लिखा मतलब सब ने लिखा है, उनमें से वो एक है, सब ने लिखा है। तो जिन्होंने लिखा है, क्या लिखा भैया? ऑन विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर लिखा है। अ ग्रेट डील, बहुत लिखा है। अ ग्रेट डील क्या होता है? बहुत, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11 पर। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। याद रखो, आ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। आ नंबर ऑफ बराबर होता है मैनी। तो आ नंबर ऑफ के बाद क्या आता? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती। लेकिन द नंबर ऑफ है अगर, तो प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब होती सिंगुलर है। ध्यान से समझना कैसे, अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल द्वारा। देखो मान लो एक सेंटेंस है, गौर से देखना सेंटेंस। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड टू सी द न्यू प्रिंसिपल। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड टू सी द न्यू प्रिंसिपल। अब यहाँ देखो हैव क्यों आया? क्योंकि ये कह रहा बहुत सारे विद्यार्थी नए प्रिंसिपल को देखने इकट्ठे हुए हैं। तो कितने विद्यार्थी? बहुत सारे विद्यार्थी, ठीक है। अब ज़रा अगला देखो आप, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है छात्रों की संख्या बढ़ गई है। छात्र बढ़ गए हैं नहीं बोल रहे, छात्रों की संख्या बढ़ गई है। तो संख्या सिंगुलर है ना, नंबर शब्द जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आ गया। तो देखो एक शब्द से खेल बदल रहा है।
आ नंबर ऑफ है तो प्लूरल हो रहा है, द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर हो रहा है। नाउन दोनों में प्लूरल है, नाउन दोनों में प्लूरल रहेगा, ठीक है। इसी तरह देखो एग्जाम्पल जो यहाँ दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ पीपल हैव गैदर्ड टू सी हिम, बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और फिर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, देखो इज़ आ गया, आर नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये कह रहा है छात्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है ना, छात्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रही, संख्या, संख्या के हिसाब से इज़ आ गया, ठीक है। तो आई होप ये रूल क्लियर हुआ होगा, और आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारे नियम आपको याद होते जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12, मैनी, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है, जबकि मैनी ए या फिर मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब आती है। हाँ गौर कर लो भैया, देखो मैनी, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर मैनी आ दिया है, मैनी एन दिया है, तो सिंगुलर नाउन लगाओगे और सिंगुलर वर्ब भी लगाओगे, ध्यान रखना बिल्कुल। चलो एग्जांपल देखते हैं। मैनी चिल्ड्रन हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन, बहुत सारे बच्चों ने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है। देखो मैनी चिल्ड्रन है तो हैव आ गया। अ गुड मैनी पीपल हैव गैदर्ड टू सी हिम, यानी बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगला देखो मैनी आ चाइल्ड, अब मैनी आ गया, ध्यान दें, मैनी आ चाइल्ड इज़ डाइंग ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, यानी बहुत सारे बच्चे कुपोषण की वजह से मर रहे हैं। तो हिंदी तो है बहुत सारे बच्चे, लेकिन सिंगुलर ही रहता है, क्योंकि मैनी आ एक फ्रेज़ है, समझ लो। मैनी आ, मैनी एन, ये फ्रेज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये नियम आप रट लो भैया ध्यान से। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो, देयर इज़ मैनी आ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ये कहावत है, हिंदी में भी ऐसी कहावत प्रोवर्ब है कि कप और लिप के बीच में, कप और होंठ के बीच में बहुत सारी फिसलनें हैं। ये मत सोचो कि आपके हाथ में चाय का कप आ गया है तो अब वो आप पी लोगे और आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अभी भी कप और लिप में बहुत सारी फिसलनें हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी जब तक पूरी सफलता न मिल जाए कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। रट लो भैया, एवरीवन, एवरीबडी, वैसे भी देखो एवरी क्या होता है, प्रत्येक, फिर सम वन, वन है उसमें, सम बडी है, देखो बॉडीज़ नहीं है, नो वन में भी वन है, नो बडी, एनी बडी, एनी वन, वन आ गया, समथिंग है, थिंग्स नहीं है, एनी थिंग है, एनी थिंग्स नहीं है, नथिंग है, नथिंग्स नहीं है। तो रटना क्या है, सब सिंगुलर ही दिख रहा है, तो इनमें सिंगुलर वर्ब आती है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम, बहुत अच्छे अच्छे। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिम अलाइव, हर कोई उसे जीवित देखकर सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था। नो वन इज़ अलाउड टू एंटर, देखो सिंगुलर वर्ब है। चलो आगे देखते हैं, अगला रूल है रूल नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो नाउन या प्रोनाउन को एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, या फिर अलोंग विथ, या फिर इन एडिशन टू, rather than, and not, besides, like, unlike, except, accompanied by, but या no less than, इनसे जोड़ा जाए। बहुत सारे शब्द हैं, देख लेना आप, ध्यान से नोट कर लेना, चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, पहले समझ लो। लेकिन जब भी दो नाउन या प्रोनाउन को इन शब्दों से जोड़ा जाए तो वर्ब का चयन पहले रखे हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल द्वारा क्लियर हो जाएगा। देखो, संदीप एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, देखो गलत हो गया, संदीप को किससे जोड़ा गया, एज वेल एज से, ठीक है ना। तो हम संदीप के हिसाब से ही क्रिया लेंगे, जो भी पहले रखा, तो पहले क्या रखा, संदीप, तो यहाँ देखो एज आएगा, यानी संदीप एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। जबकि वहाँ फ्रेंड्स है तो हम कंफ्यूज हो सकते, परीक्षा में भी ऐसा ही देते हैं। इसी तरह देखो, अनिल एंड नॉट यू हैव डन इट, तो अनिल को किससे जोड़ा, एंड नॉट से, एंड नहीं है यहाँ पर, एंड नॉट भी है साथ में,
तो ये गलत हो गया। सही होगा अनिल एंड नॉट यू हैज़ डन इट। और मीनिंग भी निकालो ना, ये कह रहा अनिल और ना कि तुमने यह काम किया है, तो काम अल्टीमेटली किया किसने? अनिल ने, तो अनिल के हिसाब से क्रिया लगेगी ना। आप इसको ऐसा समझो, अगर सेंटेंस वो ऐसा दे दें कि अनिल हैज़ डन इट एंड नॉट यू, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अनिल के बाद हैज़ है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एंड नॉट यू को बीच में पटक दिया कि अनिल एंड नॉट यू हैव डन इट, गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह देखो द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये गलत है क्योंकि टीचर की बात हो रही है। सही होगा द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। आप इसको भी ऐसा देखो, अगर ये आखिरी में रख दें तो क्या होगा, द टीचर वॉज प्रेजेंट विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। वो क्या करते हैं, शब्द यहाँ से वहाँ करके हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे शब्दों को बहुत अच्छे से आप लिख लें, याद कर लें। वैसे याद करने का सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये शब्द बार बार आएंगे और आपको याद हो जाएंगे। और मैं करवाऊँगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा, टेंशन नहीं लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 15, कैटल, पीपल, पुलिस, पीजेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी, वर्मिन, पोल्ट्री, यूथ, कवेलरी, इन्फेंट्री, डेटा, क्राइटेरिया, बैक्टीरिया, फिनोमेना, इन सब के बाद प्लूरल वर्ब आती है। और ये तो हमने नाउन में पढ़ा हुआ ना, ये सारे नाउन प्लूरल होते हैं। कैटल किसको बोलते हैं? मवेशी, जो भी गाय भैंस के झुंड होते हैं उनको कैटल बोलते हैं। पीपल क्या हो गया? लोग। फिर पुलिस तो आप जानते हो। पीजेंट्री किसान वर्ग को बोलते हैं। जेंट्री किसको बोलते हैं? जेंट्री यानी कुलीन वर्ग। क्लर्जी चर्च के सारे कर्मचारी। वर्मेन कीड़े मकोड़े। पोल्ट्री मुर्गा मुर्गी को बोलते हैं बहुत सारे। यूथ युवा वर्ग। कवेलरी किसको बोलते हैं? कवेलरी हो जाता है जो घुड़सवार सेना होती है उसको बोलते हैं ना, घोड़े पे जो सेना होती है। इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है। डेटा प्लूरल है, डेटम का हमने पढ़ा था, है ना, यानी आंकड़े। ऐसे क्राइटेरिया क्राइटेरियन का प्लूरल है। बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया है। फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिना है। तो इनके बाद प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल देखो, द कैटल इज़ ग्रेजिंग, गलत है, द कैटल आर ग्रेजिंग। द पुलिस हैज़ कॉट द कल्प्रिट, गलत है, सही होगा द पुलिस हैव कॉट द कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या होता है? अपराधी। चलो नंबर बढ़ते हैं 16 में। एक निश्चित समय दूरी रकम बताने के लिए सिंगुलर वर्ब आती है। हाँ, जब भी कोई निश्चित समय हो, निश्चित दूरी हो, निश्चित रकम हो तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे देखो 50 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये गलत है। सही होगा 50 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जो 50 किलोमीटर्स हैं वो एक लंबी दूरी है। तो पूरी मिल के एक लंबी दूरी बन रही ना, इसलिए सिंगुलर है। 10,000 रुपीज़ आर अ बिग अमाउंट, गलत है। 10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, क्योंकि 10,000 रुपये एक बड़ी रकम है, तो मिलके एक बड़ी रकम बन रही है। लेकिन अगर ज़रा अगला सेंटेंस देख लो, 10,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, यानी 10,000 रुपये खर्च हो गए हैं। तो एक साथ नहीं हुए ना, कुछ यहाँ हो गए कुछ वहाँ हो गए। देखो हैव लगा, ये मिलके बड़ी रकम नहीं बना रहे, इसमें मिलने का सिंगुलैरिटी का एहसास नहीं है। 10,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, तो हैज़ नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ विषयों के नाम जिनके अंत में एस लगा होता है प्लूरल जैसे दिखते हैं परंतु सिंगुलर होते हैं, इनमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ये भी हमने पढ़ा था नाउन चैप्टर में। जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स किसको बोलते हैं? भाषा विज्ञान। फिज़िक्स है, फ़नेटिक्स है, साउंड के विज्ञान को फ़नेटिक्स बोलते हैं। एथिक्स हो गया जैसे, है ना, एथिक्स किसको बोलते हैं? जो भी नैतिक शिष्टाचार का जो ज्ञान होता है उसको एथिक्स बोलते हैं। तो इनमें सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैथ्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथ्स आर बोलोगे तो गलत है। लेकिन इसमें एक नोट लिख लीजिए, जो हमने नाउन में भी पढ़ा था वैसे तो, कि कभी कभी इनमें से कुछ शब्दों के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माय, आर, योर, हिज, हर, देयर या नाउन अपॉस्ट्रोफी एस लगा हो तो प्लूरल वर्ब आती है। आपको याद होगा हमने ऐसा पढ़ा भी था। और केवल 3 शब्द हैं, कौन कौन से? मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है।
जैसे योर पॉलिटिक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आपकी राजनीति मेरी समझ से परे है। तो यहाँ पे आपकी राजनीति का मतलब सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, आपकी राजनीति मतलब आपकी नीतियाँ, आपके पॉलिटिकल बिलीव्स। इसी तरह हिज मैथमेटिक्स आर गुड, उसका गणित अच्छा है। तो उसका गणित अच्छा है मतलब उसका कैलकुलेशंस अच्छा है, उसकी जो जोड़ना घटाना है वो अच्छा है। इसी तरह द स्टैटिस्टिक्स आर रॉन्ग, यानी आंकड़े गलत हैं। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, विषय का नाम भी है सांख्यिकी, और यहाँ पर इसका मतलब है आंकड़े, तो आंकड़े प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर आर लग गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 18, कुछ नाउन्स जो दो भागों से बने होते हैं देखने में प्लूरल लगते हैं, उनमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पेयर वाले होते हैं, ये भी हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा था। जैसे स्पेक्टिकल्स है, या शॉर्ट में स्पेक्स बोलते हैं, गॉगल्स है, सनग्लासेस है, बाइनोक्यूलर्स है, पैंट्स है, ट्राउज़र्स, जीन्स, पैजामा, शॉर्ट्स, सिजर्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बहुत सारे शब्द हमने नाउन चैप्टर में पढ़े, हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे द सिजर्स इज़ शार्प, ये गलत है, द सिजर्स आर शार्प, कैंची नुकीली है। माई स्पेक्टिकल्स इज़ न्यू, गलत है, माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू, ये सही है। इसमें एक नोट लिख लीजिए, यदि इन शब्दों के साथ आ पेयर ऑफ या वन पेयर ऑफ का प्रयोग किया जाए तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे अ पेयर ऑफ सिजर्स इज़ नीडेड, तो यहाँ इज़ क्यों आया, पेयर की वजह से, पेयर तो एक है ना। इसी तरह कुछ और शब्द होते जो हमेशा प्लूरल होते हैं, इन सबको आप नोट कर लेंगे। टोंग्स हैं, प्लायर्स है जो हमने ऊपर बताया भी था, पिंसर्स है, बेलोज है, गैलोज है, फैंग्स हैं। फैंग्स किसको बोलते हैं हम, सांप के जो दांत होते हैं ना जहरी, उसको फैंग्स बोलते हैं। फिर आर्म्स हैं, आर्म्स किसको बोलते हैं, दक्षिणा, भीख, दक्षिणा या भीख को आर्म्स बोलते हैं, दान को। हमने आगे कहना चाहिए पिछले नाउन के चैप्टर में पढ़ा भी है इसको, है ना। फिर आमेंट्स हैं, आर्काइव्स है, एरियर्स है, ऑस्पिसेस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, एम्बर्स है, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, ये सब हमेशा प्लूरल रहते हैं। ठीक है, सब के सब धीरे धीरे सब आपको याद करना होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं। द टोंग्स वर केप्ट इन द ड्रॉर, टोंग्स किसको बोलते हैं, चिमटी को, है ना, चिमटी भी पेयर में पाई जाती है। और आर्म्स आर गिवन टू द नीडी, यानी दान किसको दिया जाता है, ज़रूरतमंद को, तो आर्म्स में आर आता है। ठीक है, चलो रूल नंबर देखते हैं 19। मीन्स शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप में हो सकता है, क्योंकि मीन्स के दो अर्थ होते हैं, अभी हम बताएंगे। देखो, एक तो मीन्स का अर्थ होता है साधन, और जब इसका मतलब साधन होता है तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, द ट्रेन इज़ अ गुड मीन्स टू गो टू मुंबई, यानी ट्रेन मुंबई जाने के लिए एक अच्छा साधन है। एक देखो, अ गुड मीन्स। इसी तरह देखो, देयर आर मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के बहुत सारे साधन हैं, तो ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ठीक है, अच्छा, मीन्स का दूसरा अर्थ होता है अर्निंग्स, यानी कि कमाई, लेकिन ये हमेशा प्लूरल होता है। जब इसका मतलब कमाई हो, साधन ना हो, तो फिर ये प्लूरल होता है। जैसे माई मीन्स आर स्मॉल बट आई हैव टू रन अ फैमिली ऑफ 8 पीपल, मेरे समझ लो अर्निंग्स कम हैं, लेकिन मुझे 8 लोगों के परिवार को चलाना पड़ता है। ठीक है, रूल नंबर 20 देखो, वेरी वेरी IMP। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब आती, याद रखो, मोर देन वन के बाद। जैसे मोर देन वन पर्सन वॉज इंजर्ड, अब हिंदी निकालोगे तो फंस जाओगे, एक से ज़्यादा व्यक्ति घायल हुए, तो हम सोचेंगे एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है। लेकिन अंग्रेज़ क्या करता है, वो क्या करता है, सब्जेक्ट में देखता है नाउन कौन सा है। अब यहाँ नाउन देखो पर्सन है, पर्सन्स नहीं है, पर्सन है, तो सिंगुलर हुआ ना। तो याद रखो, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। एक और एग्जांपल देखो, मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ वॉन द कॉम्पिटिशन, यानी एक से ज़्यादा विद्यार्थी कॉम्पिटिशन जीत गए हैं। लेकिन अगर वहाँ आपको मोर देन 2 दे दें, मोर देन 3 दे दें, वो तो प्लूरल रहेगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मोर देन 2 पर्सन्स होगा ना, एस लग जाएगा। समस्या मोर देन 1 में है। अब इसमें एक नोट लिख लो, अगर मोर प्लस प्लूरल प्लस देन 1 आ जाए तो प्लूरल वर्ब आ जाती है।
ठीक है, कैसे अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखो, मोर पर्सन्स देन वन वर इंजर्ड। अब देखो मोर के बाद क्या आ गया, प्लूरल नाउन पर्सन्स, मोर पर्सन्स देन वन वर इंजर्ड, तो यहाँ वर लग गया क्योंकि पर्सन्स हैं। तो ये भी एक स्ट्रक्चर होता है जो हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 21, जब किसी प्रेपोजिशन के पहले तथा बाद में एक ही नाउन हो यानी सेम नाउन हो तो वह नाउन सिंगुलर होता है और उसके लिए सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे डेज आफ्टर डेज हैव पास्ड, ये गलत है। हमने नाउन में भी पढ़ा था, आपको याद होगा, प्रेपोजिशन के दाएं बाएं अगर एक ही नाउन है तो वो सिंगुलर रहता है। जैसे डोर टू डोर, सुना ना, डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन, तो ऐसे ही इसमें हो रहा है। तो सही होगा डे आफ्टर डे हैज़ पास्ड, दिन के बाद दिन गुजर गए हैं। रूल नंबर 22 देखते हैं, जिन वाक्यों में कोई काल्पनिक इच्छा यानी इमेजिनरी विश या सपोजिशन का भाव प्रकट किया जाए तो उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस तरह के वाक्यों की पहचान क्या, देखो इसमें ना लगा रहेगा इफ़, एज इफ़, एज दो। एज इफ़ एज दो का मतलब क्या होता है, जैसा कि, मानो। सपोज़ यानी मान लो, आई विश, इन केस, या फिर इसमें वुड जैसे शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपको इन शब्दों से पहचानना है और यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लूरल वर्ब आ जाती है और ये पास्ट में यूज़ होते हैं। पूरा खेल यहाँ वॉज वर का है, वो वॉज देंगे, हमें वर लगाना है। जैसे देखो, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो ये क्या है, एक काल्पनिक इच्छा है, एक हाइपोथेटिकल इच्छा है। आई विश काश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। अब वैसे तो आई में वॉज आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो क्या हो गया, वर, क्योंकि आई विश लगा है। इसी तरह इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ के उसके पास चला जाता। अच्छा, इसी सेंटेंस को कहने का एक और तरीका है, आप इफ़ हटा दो, वर को आगे लगा दो। हाँ, इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। कभी कभी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले भी रखा जाता है। तो वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर। हाँ, ये इन्वर्जन क्या होता, पूरा डिटेल में हम एडवर्ब चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक और एग्जांपल देखो, हाउ आई विश इफ़ आई वर अ बर्ड, यानी काश मैं एक पक्षी होता। तो सब जगह देखो वर लग रहा, वॉज कहीं नहीं आएगा। वॉज आपको कहीं नहीं लगाना, वो वॉज लगाकर एरर देते हैं, याद रखो। चलो रूल नंबर 23, हेयर शब्द का उपयोग सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, परंतु जब हेयर शब्द के पहले किसी नंबर जैसे 2, 3 है ना, 1 तो सिंगुलर ही होता है, 2, 3 का प्रयोग हो तो उसे काउंटेबल प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हमने नाउन में भी पढ़ा था, ठीक है। जैसे हिज हेयर इज़ ब्लैक, ये सही है, हिज हेयर्स आर ब्लैक गलत होगा है। हिंदी निकालोगे तो क्या होगा, उसके बाल काले हैं, उसका बाल काला है नहीं बोलते, उसके बाल काले हैं। तो प्लूरल जैसा लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में सिंगुलर रहेगा, हिज हेयर इज़ ब्लैक। लेकिन अगर नंबर आ जाए, जैसे देखो 3 हेयर्स ऑफ अ हॉर्स आर नीडेड बाय हिम, तो 3 हेयर्स ऑफ अ हॉर्स यानी घोड़े के 3 बालों की आवश्यकता है। चलो रूल नंबर 24, देयर के बाद सिंगुलर वर्ब होगी या प्लूरल, यह उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। देखो कभी कभी सेंटेंस देयर से शुरू हो जाता है, तो देयर के बाद जो वर्ब रहेगी वो डिपेंड करेगा वर्ब के बाद क्या है। कभी कभी वर्ब के बाद देखना पड़ा, जैसे देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड, बाहर एक लड़का है, तो एक लड़का है तो इज़ आ गया। देयर आर 2 बॉयज़ आउटसाइड, बाहर 2 लड़के हैं तो 2 हैं तो आर आ गया। देयर लिव्स एन ओल्ड लेडी बिसाइड माई होम, मेरे घर के बाजू में एक बूढ़ी महिला रहती है। देयर लिव मैनी फार्मर्स इन दिस विलेज, इस गांव में बहुत सारे किसान रहते हैं, तो किसान ज़्यादा हैं इसलिए देखो लिव में एस नहीं आया, है ना। अब आप इसमें एक नोट लिख लीजिए। नोट ये है कि अभी देखो सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है, कभी कभी क्या करते प्लेस से शुरू कर देते हैं। हाँ, शुरू में प्लेस स्थान आ जाएगा, जैसे यहाँ देखो प्लेस आखिरी में आ रहा, बिसाइड माई होम इन दिस विलेज, ये आखिरी में। कभी कभी शुरू में आ जाता है, देयर को हटा देते हैं।
तब भी आपको वर्ब लगाना है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे देखो, अंडर द ट्री वॉज सिटिंग अ फार्मर, अंडर द ट्री वॉज सिटिंग अ फार्मर, तो आ फार्मर है इसलिए वॉज आ गया। दूसरा देखो, अंडर द ट्री वर सिटिंग टू फार्मर्स, तो दो किसान है तो वर आ गया, है ना। और कैसे पहचानोगे, प्रेपोजिशन से पहचानो। अंडर आ गया ना शुरू में, तो कहीं शुरू में बिहाइंड आ जाए, शुरू में इन आ जाए, तो उससे आप पहचान लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 25, नथिंग बट फ्रेज़ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। नथिंग बट आ जाए कहीं भी तो समझ लो सिंगुलर वर्ब आएगी, चाहे उसके बाद प्लूरल नाउन क्यों ना आ जाए। जैसे नथिंग बट बर्ड्स इज़ सीन देयर, नथिंग बट बर्ड्स इज़ सीन देयर, तो ये को बर्ड्स है लेकिन वर्ब लगेगी नथिंग के हिसाब से। और हाँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ बट का मतलब लेकिन नहीं है। आपने सुना होगा बट यानी होता है लेकिन, परंतु, लेकिन यहाँ बट का मतलब है के सिवाय, के सिवाय, ठीक है। यानी वो कह रहा पक्षी के सिवाय कुछ नहीं दिखता, तो कुछ नहीं दिखता इसमें सब्जेक्ट है कुछ नहीं। इसी तरह देयर वॉज नथिंग बट बर्ड्स, यानी पक्षियों के अलावा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो नथिंग बट में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती, याद रखो, चाहे वहाँ नाउन कौन सा भी आ जाए। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 26 में देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या होते हैं हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन न लें, इनको हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रखो इनके बाद जो वर्ब आती है ये इस पर निर्भर करता कि इसमें छिपा हुआ नाउन कौन सा है। इसमें सिंगुलर वर्ब भी आती, प्लूरल भी आती, जो हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। देखो, देयर आर 2 पेन्स इन द पेन स्टैंड, पेन स्टैंड में 2 पेन्स हैं, वन ऑफ देम इज़ माइन, ठीक है, उनमें से एक मेरा है। अब यहाँ माइन बराबर क्या है, मेरा पेन, मतलब एक। द अदर इज़ योर्स, दूसरा तुम्हारा है। अब गौर करो, माइन इज़ फॉर 20 रुपीज़, मेरा 20 रुपये का है। तो यहाँ माइन इज़ क्यों आया, क्योंकि माइन में छिपा हुआ है माई पेन, एक पेन है ना मेरा। योर्स इज़ फॉर 25 रुपीज़, देखो योर्स में एस है लेकिन इज़ आएगा क्योंकि योर्स बराबर है योर पेन, तुम्हारा पेन 25 रुपये का है। अब आगे देखो आप, देयर आर 4 पेन्स इन द पेन स्टैंड, पेन स्टैंड में 4 पेन्स हैं, ठीक है, 2 आर माइन एंड 2 आर योर्स। अब यहाँ 2 हो गए, 2 मेरे हैं 2 तुम्हारे हैं। माइन आर फॉर 20 रुपीज़ ईच, मेरे 20 रुपये के हैं प्रत्येक। अब माइन आर आ गया, ऊपर क्या था माइन इज़, यहाँ माइन आर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ माइन बराबर है माई पेंस। योर्स आर फॉर 25 रुपीज़ ईच, आपका 25 रुपये प्रत्येक है, तो यहाँ योर्स बराबर है योर पेंस। तो याद रखो ये जो शब्द है ना माइन, आर्स, योर्स और जो भी आप यहाँ देख रहे हो, इनके बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती, प्लूरल भी आ सकती, डिपेंड करता है कि वहाँ पर छिपा क्या है, ठीक है। और आप ये टेंशन मत लो कि इनका यूज़ कैसे करते हैं, वो तो हम प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। कभी कभी एक टॉपिक को दूसरा टॉपिक क्रॉस करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 27, ठीक है, आज का ये लास्ट रूल है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती, याद रखो, हमने नाउन चैप्टर में भी पढ़ा था। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स बड़े ही अलग होते भैया, पहचानते नहीं बनता है, उसके लिए आप नाउन चैप्टर देख लेना, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे नाउन्स आ जाते जो हम पहचान नहीं पाते हैं, है ना। जैसे मिसचीफ है, न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, ब्रेड है, बहुत सारे हमने पढ़े थे, देख लेना एक बार। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट ऑन दैट यूजलेस सर्च, उस व्यर्थ की तलाश में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए गए। अब पैसे कितने भी खर्च कर दो, पैसा गिन नहीं सकते, मनी अनकाउंटेबल है, तो देखो वॉज लग गया। अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड इन आर होम्स, हमारे घरों में बहुत सारा पानी बर्बाद कर दिया जाता है। तो कितना भी पानी हो सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। अब इसमें एक नोट लिख लो, परंतु अनकाउंटेबल नाउन में कुछ विशेष शब्द लगाकर उन्हें काउंटेबल बनाया जा सकता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जा सकता है। हमने ऐसा नाउन चैप्टर में पढ़ा भी है।
जैसे आप इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, फर्नीचर गिन नहीं सकते, लेकिन इसमें आप पीस ऑफ लगा दो या 2 पीसेस लगा दो तो गिन लेते हैं। जैसे आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन टू मी, यहाँ पर आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि मुझे एक सूचना दी गई। फिर देखो 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन वर गिवन टू मी, मुझे 2 सूचनाएं दी गई। याद रखो 2 सूचनाएं अगर बोलना है तो 2 इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन में ऐसे नहीं लगा सकते आप, वो अनकाउंटेबल है। तो 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन वर गिवन टू मी। जैसे हम आई हैव आ गुड न्यूज़ नहीं बोल सकते, या तो बोलो आई हैव गुड न्यूज़ या बोलो आई हैव अ पीस ऑफ गुड न्यूज़, है ना। आप नाउन चैप्टर देखना ज़रूर। इसी तरह देखो ब्रेड इज़ अ कॉमन ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड गिन नहीं सकते, लेकिन सम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर केप्ट ऑन द टेबल फॉर यू, ब्रेड के कुछ स्लाइसेस यानी कुछ टुकड़े टेबल पर रखे हुए हैं आपके लिए। तो यहाँ ब्रेड की वजह से आर नहीं आया, किसकी वजह से आया? स्लाइसेस की वजह से आया, क्योंकि स्लाइसेस तो गिन सकते हैं ना, ब्रेड को एक जैसे आकार में काट के रखा गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक और शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगेगा आपका भाई, है ना, लेकिन उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की हमें जो प्रेरणा मिलती है वो आप ही के लाइक और शेयर से मिलती है, ठीक है ना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो रेड अक्षर से लिखा है सब्सक्राइब उसको दबा दीजिए, और जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और हम सोशल मीडिया पर भी हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। टेलीग्राम भी है, फेसबुक पेज है, सब है, चारों तरफ धंधा फैला के बैठा है, ठीक है। और इसके अलावा हमने 2 ई बुक्स बनाई हैं, जैसे कि आपको पता है, एक टेस्ट सीरीज़ की है जिसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और एक ग्रामर की ई बुक है। ये दोनों ई बुक्स आपकी MPSI की इंग्लिश के लिए, जेल प्रहरी की इंग्लिश के लिए, और स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको काम आएगा। ये बड़ी मेहनत से बनाई गई है। इसकी छोटी सी हमने सहयोग राशि रखी है, वो है 50 रुपये। आप हमारे नंबर 9300931110 पर व्हाट्सएप मैसेज करें PB इंग्लिश, ठीक है, और आपको ये ई बुक दे दी जाएंगी। इसी नंबर पर आपको गूगल पे से या फिर पेटीएम का यूज़ करके 50 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।